इंडिया में 140 करोड़ लोग रहते हैं। इतना बड़ा मार्केट होने की वजह से कोई भी सीईओ जो दुनिया में कोई भी कंपनी चला रहा है उसके लिए ये ड्रीम मार्केट है, इतना ज़्यादा कस्टमर बेस होने की वजह से। बट यहाँ पर एक सच है, जो भी स्टार्टअप्स शुरू होते हैं इंडिया में उसमें से 100 में से 90 फेल हो जाते हैं शुरू के 5 साल के अंदर अंदर ही। क्यों? और जो बचते भी हैं जैसे जोमेटो, ओला, स्विगी, उनको 10-10 साल या उससे ज़्यादा लग जाता है ये देखने के लिए और पहचानने के लिए कि क्या उन्हें कोई प्रॉफिट मिलेगा या नहीं। इस देश के अंदर बहुत पोटेंशियल है, बट फिर भी जब कोई बिजनेस स्टार्ट होता है उसको ऐसा क्यों लगता है कि क्या वो अपने घर से पैसे लगाता जा रहा है, क्या बिजनेस में प्रॉफिट होगा भी या नहीं, क्या उसने सही डिसीजन लिया या नहीं। आज हम यही प्रॉब्लम को एनालाइज करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ है वो है कंप्लायंस ट्रैप। यूएस में आप कोई भी कंपनी एक दिन के अंदर शुरू कर सकते हो। इंडिया के अंदर आप अपने कॉम्पिटिटर से तो लड़ ही रहे हो, क्योंकि इतनी ज़्यादा हर चीज़ में भेदचाल होने की वजह से कोई भी बिजनेस आप स्टार्ट करते हो ऑलरेडी उसमें बहुत सारे बिजनेसेस compete कर ही रहे होते हैं। उसके साथ साथ आपको अदर फैक्टर्स से भी लड़ना पड़ता है। एक स्टडी बताती है कि इंडिया में एंटरप्रेन्योर जो भी कंपनी स्टार्ट करता है उसका 20% टाइम तो इन्हीं चीज़ को मैनेज करने में चला जाता है, जैसे गवर्नमेंट कंप्लायंसेस। उसमें आ जाता है जीएसटी फाइलिंग, लेबर लॉ, फायर सेफ्टी के परमिट्स लेना। इन सब चीज़ों में ही बंदा उलझ के रह जाता है। काम क्या करेगा इसमें? इस चीज़ को बोलते हैं रेगुलेटरी कोलेस्ट्रॉल, जो आपको बहुत ज़्यादा स्लो डाउन कर देता है। अभी तक आपका पहला कस्टमर भी नहीं आया तो कस्टमर आने से पहले ही उसकी पूरी एनर्जी और टाइम इसी में लग जाती है। दूसरी प्रॉब्लम है इंडिया में बिजनेस स्टार्ट करने की, मैनी इंडियाज। मतलब यहाँ पर कोई एक देश में एक देश नहीं है, इंडिया में भी 3 कैटेगरीज आ जाती हैं। तो सबसे पहली कैटेगरी है इंडिया 1, इंडिया 2 है सेकंड कैटेगरी और इंडिया 3 है थर्ड कैटेगरी। इंडिया 1 में 30 से 40 मिलियन ऐसे लोग हैं जो यूरोपियंस की तरह खर्चा करते हैं, खुला खर्चा, जिसमें उनको सोचना नहीं पड़ता क्या लेना है, क्या खाना है, कहाँ जाना है। दूसरा इंडिया 2 और इंडिया 3, इन दोनों की आप रैंक लगा सकते हो, जिसमें हर पैसा उनको सोच सोच के खर्चना पड़ता है, जैसे मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास, जिसमें उनको सोचना पड़ता है कि क्या वो एक ट्रिप प्लान कर रहे हैं, लोकल भी डोमेस्टिक भी, तो उनको कितने पैसे सेव करने पड़ेंगे, कितने महीने की इनकम सेव करनी पड़ेगी। तीसरी चीज़, अगर आप प्राइस करते हो अपने प्रोडक्ट को बेंगलोर, दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों के लिए, तो आप बाकी हिस्सों में उसी प्राइस पे बेच पाओ, इसकी बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। आप हो सकता है पूरा मार्केट बेस खो दो इंडिया का। जो फ्रेगमेंटेशन है वो बहुत ज़्यादा स्केलिंग को एक्सपेंसिव बना देती है। यहाँ पे स्केल करना बहुत मुश्किल है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 20 रुपये का पैकेट दिल्ली में बेच पा रहे हो, ज़रूरी नहीं है वो बिहार में भी उतने रुपए का आराम से उसी डिमांड पे बिक पाएगा। इसी रीज़न की वजह से आपको कॉस्ट गिराने के लिए ऐसी जगहों पे जैसे बिहार या और भी शहरों में आपको लॉजिस्टिक्स क्रैक करने पड़ते हैं, रीइन्वेंट करने पड़ते हैं, अपनी मार्केटिंग की कॉस्ट को देखना पड़ता है, यूनिट इकोनॉमिक्स सेट करने पड़ते हैं, और हर 500 किलोमीटर पे आपको अपने प्रोडक्ट की प्राइसिंग भी चेंज करनी पड़ सकती है। तीसरी चीज़ है द एग्जीक्यूशन गैप। हमारे इंडिया में 75 to 80% लाला कंपनीज हैं जो हर छोटे से लेके बड़ा डिसीजन खुद लेना चाहते हैं, चाहे उनकी कंपनी में बाहर चप्पल उतार के ही एम्प्लॉयज़ को बोला जाए काम करने के लिए, या पहले पूजा में शामिल होने के लिए, फिर ज़बरदस्ती उन्हें काम पे लगाने के लिए, चाहे वो दूसरे रिलीजन के भी क्यों ना हो। ये सारी चीज़ें लाला माइंडसेट वाली कंपनीज होती हैं जो एक बिजनेस को सिस्टम बनने से रोकती हैं। इसी की वजह से बहुत सारी चीज़ें वो अपनी फैमिली के अंदर कंट्रोल में रखते हैं, और ये 80% आपके फैमिली बिजनेसेस भी होते हैं, उन्हें ही लाला कंपनी बोला जा रहा है। दूसरी चीज़ है प्लान की डिटेलिंग। प्लान की डिटेलिंग में वो बहुत ज़्यादा नहीं जाते, उनको ऊपर ऊपर से पता है माल खरीदना क्या होता है, बेचना क्या होता है, और कितने टका का प्रॉफिट हुआ, बस यही उनकी वोकैबुलरी होती है। प्लान डिटेलिंग किस तरीके से एग्जीक्यूशन होती है, किस तरीके से सिस्टम सेग्रीगेशन होती है, सिस्टम डिप्लॉयमेंट होती है, डिपार्टमेंटल सेग्रीगेशन होती है, ये सारी चीज़ों में वो ज़्यादा बिलीव नहीं करते। इवन वो कई डिपार्टमेंट जो नेसेसरी भी होते हैं उनको डिप्लॉय ही नहीं करते, एक ही बंदे को मल्टीपल टास्क देके डिप्लॉय कर देते हैं। तीसरी चीज़ है राइट पीपल वर्सेस एक्चुअल पीपल। आपको लगता है कि आपको एक एजुकेटेड एमबीए किसी रोल के लिए चाहिए, बट एक्चुअली में अगर आप एक एमबीए हायर कर भी लेते हो, बट आपकी जब उसका एक्चुअल स्किल देखते हो तो वो एमबीए के हाफ ऑफ स्किल्स भी नहीं होती। तो इससे आपको पता लगता है कि जो लोग आप सोच रहे हो कंपनी में होने चाहिए वर्सेस जो आपको मिल रहे हैं, आपको उसी से काम चलाना पड़ेगा। इसका मतलब है आपका बिजनेस मॉडल, उसकी डिमांड, उसके यूनिट इकोनॉमिक्स, मार्केटिंग इतनी ज़्यादा सॉलिड होनी चाहिए ताकि अगर बेचने में कोई नॉर्मल आपके एम्प्लॉय को उससे बात भी करनी पड़े, इवन मार्केटिंग की टीम में भी सिस्टम्स ऐसे होने चाहिए कि
अगर कोई नॉर्मल ऑर्डिनरी मार्केटर भी उसकी मार्केटिंग कर रहा है तब भी उसकी डिमांड अच्छी होने की वजह से, क्वालिटी अच्छी होने की वजह से, सारी चीज़ें ऑन पॉइंट इन लाइन होने की वजह से उसकी सेल्स बहुत आराम से परफेक्टली आ जाए। अब आ जाता है मेन प्रॉब्लम इंडिया में, कैश फ्लो क्रंच का। अब इंडिया में हर कोई प्रॉफिट बनाना चाहता है बट कैश के बिना ये पॉसिबल नहीं होता। क्रेडिट साइकिल यहाँ पर इतनी ज़्यादा ब्रूटल है कि छोटे बिजनेसेस को 90 से 120 दिन भी लग जाते हैं कभी कभी बड़ी कॉर्पोरेशन से पैसा मंगाने के लिए या गवर्नमेंट के साथ। फॉर एग्जांपल मेरे नोन में ही कुछ लोग हैं जिनको टेंडर भी मिलते हैं गवर्नमेंट के, और वो बोलते हैं कि सर हमें जब पैसे लेने होते हैं तो गवर्नमेंट भी हमें 60-70 दिन बाद पैसा देती है। नो डाउट गवर्नमेंट पहले एडवांस पेमेंट देती है ताकि वो अपने ऑपरेशन स्टार्ट कर पाए, पूरी पेमेंट उनकी 60-60, 70-70 दिन बाद भी आती है। तो ये नॉर्मल है गवर्नमेंट टेंडर से, तो आप लार्जर प्राइवेट कॉर्पोरेशन से भी सिमिलर बिहेवियर एक्सपेक्ट कर सकते हो। इसके साथ ही एक एग्जांपल है कि मैं भी अपनी मार्केटिंग एजेंसी रन करता हूँ, तो एक क्रेडिट साइकिल जिसे हम बोलते हैं कि वो 30 दिन बाद पेमेंट देता है। कोई आपसे माल खरीद लेता है, क्रेडिट साइकिल का मतलब समझ लेते हैं, कोई भी आपसे माल लेता है और वो आपको बोलता है पेमेंट मैं आपको 30 दिन या 60 दिन बाद करूंगा, इसे क्रेडिट साइकिल बोलते हैं। एट द सेम टाइम अगर आप कोई बिजनेस रन कर रहे हो, फॉर इंस्टेंस मैं अपनी मार्केटिंग एजेंसी रन कर रहा हूँ और उसमें एक कस्टमर मुझसे बात करके कहता है मुझे मेरी सर्विस लेनी है, बट कन्वर्ट होने के टाइम तक वो 30 से 60 दिन ले लेता है डिसीजन मेकिंग करने में, और फिर जाके मुझे पेमेंट करके स्टार्ट करता है। हालांकि मेरा काम एडवांस पेमेंट भी स्टार्ट होता है, तो जब वो पैसे देते हैं उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं, बट स्टिल अगर वो 30-30 दिन 60-60 दिन ले रहे हैं तो इसका मतलब है कन्वर्जन विंडो बहुत लंबी है। ऐसे केस में भी आपका बिजनेस आउट ऑफ कैश फ्लो हो जाता है तक, क्योंकि आपके ऑपरेशंस और आपकी स्टेबल कॉस्ट तो है वो तो चलती ही रहती है। इसलिए ऐसे बिजनेस मॉडल्स ज्यादा लंबे टाइम तक सस्टेन नहीं कर पाते ड्यू टू कैश शॉर्टेज। इसके साथ ही बहुत सारे डीप पॉकेट्स या वीसी फंडिंग के साथ बिजनेसेस रन करने भी मुश्किल हो जाते हैं। इनकी वजह से ही बहुत सारे बिजनेसेस एक्चुअली में सर्वाइव कर रहे हैं, इसके बिना तो सर्वाइवल भी पॉसिबल नहीं है। पेटीएम, जोमेटो ये भी अब जाके प्रॉफिटेबल हुए हैं ढंग से, वरना बहुत सारी कंपनीज थी जो बहुत सालों तक, इवन स्विगी तो अभी तक लॉस ही बेयर कर रही है मार्केट कैप्चर के चक्कर में। अगर वीसी फंडिंग हटा दी जाती तो एक नॉर्मल इंसान ये बिजनेसेस सोच भी नहीं सकता। तो कंक्लूजन क्या निकलता है इंडिया में? तो अगर आप यहाँ पर बिजनेस रन कर रहे हो, क्या ये पॉसिबल है कि आप इसे चला पाओ? हाँ पॉसिबल है, बिल्कुल है, बट इसके लिए बहुत ही डिफरेंट डीएनए माइंडसेट चाहिए। आपको इंडिया में जीतने के लिए सॉलिड यूनिट इकोनॉमिक्स चाहिए, पहले दिन से आप प्रॉफिटेबल होने चाहिए हो, अदरवाइज आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे, और राइट बिजनेस मॉडल जिसकी डिमांड बहुत ज्यादा हो। अगर आपके यूनिट इकोनॉमिक्स वीक हैं और आप बहुत बड़े अमाउंट्स करे जा रहे हो इन्वेस्ट, और आपको लगता है कि आप मार्केट कैप्चर के बाद जीत जाओगे, तो चांसेस बहुत कम है, हो सकता है आपको 8-10 साल तक स्ट्रगल करना पड़े। तो 2-3 साल में आप ये चीज क्रैक नहीं कर सकते। दूसरा, यहाँ पे डिफिकल्टी का फिल्टर बहुत हाई है। आपको प्रॉफिटेबल बिजनेस बनाने के लिए कहीं भी पूरी दुनिया में इतना स्ट्रगल नहीं लगेगा जितना इंडिया में लगेगा, और सबसे पहले आप सर्वाइवल के लिए ही लड़ जाते हो यहाँ पे, और उसी में आपको बहुत टाइम लग जाता है चीजें सीखने में। और हर पूरे देश में 140 करोड़ में बहुत सारे डिफरेंट ऑडियंस के ग्रुप्स हैं, माइंडसेट और परचेजिंग पावर पैरिटी होने की वजह से आपको डेटा इनसाइट्स बहुत ज्यादा अच्छे लेवल पे चाहिए होते हैं। अगर आपने इंडिया में अपना बिजनेस चला लिया तो आप कहीं भी चला सकते, पर कुछ नियम जो आपको फॉलो करने होते हैं वो होते हैं यूनिट इकोनॉमिक्स पहले दिन या पहले महीने से ही आपके प्रॉफिटेबल होने चाहिए। अगर पहले महीने से प्रॉफिट्स नहीं बना पा रहे हो तो आप लॉन्ग टर्म में सस्टेन नहीं कर सकते, इवन शॉर्ट टर्म में भी आपको बहुत ज्यादा लॉस बेयर करना पड़ेगा। दूसरा, बहुत ज्यादा क्रिएटिव और यूनिक बिजनेस मॉडल्स इंडिया में जल्दी काम नहीं करते अंटिल आपके पास वीसी यानी वेंचर कैपिटलिस्ट की फंडिंग हो। कॉर्पोरेट बिजनेस मॉडल्स और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में और एफएमसीजी गुड्स वाले बिजनेसेस ज्यादा इजीली सर्वाइव कर पाते हैं इंडिया में। तो आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। अगली बार अगर आप बोलोगे, कमेंट करके बताओगे, तो मैं बिजनेस मॉडल्स की एक सीरीज बताऊंगा जिसमें पूरे आपको डिफरेंट बिजनेस मॉडल्स बताऊंगा, इंडिया में क्या किसकी प्रॉब्लम है, क्या सोल्यूशन है, कौन सा बिजनेस मॉडल्स बेस्ट है इंडिया में। तो अगर आप ये चाहते हो तो कमेंट करके जरूर बताना। तो तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो के लिए थैंक्स यार, बाय।